Today's we are discuss. Today's we are discuss on 5 चमत्कार केस। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये क्योंकि क्रिटिकल और बहुत क्रॉनिक केस है और जिसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है 100%। सभी केस में पेशेंट को रिलीफ है। फर्स्ट केस है सीरो पॉजिटिव आर ए। आर ए का मतलब होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और सीरो पॉजिटिव होता है कि ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, या प्रतिरक्षा बोलते हैं जिसको। तो इस बीमारी में होता क्या है कि हमारी बॉडी में आर ए फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। इस ये क्या होता है कि इसका लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो जब इसका लेवल ये इम्बैलेंस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं जैसे कार्पल मेटाकार्पल, ये जो फिंगर की उंगलियां होती हैं ना, ठीक है, ये यहाँ पर जॉइंट्स हैं, इनमें दर्द होने लगता है और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है, और टेंडरनेस। और ये ज्यादातर मॉर्निंग में होता है पेशेंट को ना। और सीरो पॉजिटिव रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए मोस्ट कॉमन कि मतलब कॉज या फॉर्म ऑफ कि आर ए फैक्टर। ठीक है। तो दो इसमें फैक्टर होते हैं, एक तो सीसीपी एंटी सीसीपी बोलते हैं और आर एफ फैक्टर। तो इनका अभी मैंने बताया, इनका जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाना हमारे ब्लड में, क्योंकि ये हमारे ब्लड में रहता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो वहां पर इसका इम्बैलेंस हो जाना या बढ़ जाना उस कारण फिर हमारे जॉइंट्स जो होते हैं तो उनमें स्वेलिंग या की टेंडरनेस या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना। अब सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? सिम्टम्स, जो पेशेंट जब आया था तो पेशेंट के उंगलियां जो है वो टेढ़ी हो रखी थी और मल्टीपल जॉइंट पेन था, कार्पल मेटाकार्पल सभी जगह। हाथों और पैरों के जितने जॉइंट है उनमें पेन हो रखा था, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, एक एक्सरे कराते हैं और एंटी सीसीपी और आर ए फैक्टर का टेस्ट कराते हैं। उस पर फिर वो डायग्नोस करते हैं फाइनली कि ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस है या फिर सीरो पॉजिटिव अर्थराइटिस है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आए हैं ब्लड में, जो एंटीजन है एंटीबॉडी है, इसलिए इसको बोला जाता है सीरो पॉजिटिव अर्थराइटिस। अब सिम्टम्स ऑफ आर ए, ठीक है, आर ए फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, स्किन इन्फेक्शन, कांस्टेंट फैटिगी हो सकती है उसको, थकावट और डिप्रेशन हो सकता है, एनीमिया, आई इन्फ्लामेशन हो सकता है, और ड्राई आईज और माउथ, उसका मुंह सूख सकता है। अब देखिए ये जो एक्सरे है इसमें आप देख सकते हैं, ये फ्लैंजेस होते हैं, ये पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां, ये हल्की सी टेढ़ी हो जाती है इस प्रकार से। तो जब ये टेढ़ी होने लग जाएगी तो ये जो जॉइंट्स है इनमें स्वेलिंग होने लग जाएगी। ये आपको ये गोल गोल यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये स्वेलिंग हो रही है जॉइंट्स में। तो इसका ये मेन सिम्टम्स है और ये लगातार पेशेंट को होने लगता है। सर्दियों में ज्यादातर इस बीमारी में जो है अटैक करती है हमारी एंटीबॉडीज, क्योंकि ये खुद की जो हमारी एंटीबॉडी है, हमारी शक्ति है, वो ही हमें नुकसान करती है। केस समरी की बात करें तो पेशेंट 2 साल से इस बीमारी के साथ जूझ रहा था, ठीक है, और कार्पल मेटाकार्पल जो जॉइंट्स होते हैं उनमें उसके लगातार दर्द हो रहा था और उसने लोकल जो डॉक्टर्स है उनसे भी कंसल्टेशन लिया, लेकिन उनको कुछ रिलीफ नहीं हुआ। क्योंकि इस बीमारी में जो पेन किलर्स चलती हैं, मेडिसिन चलती हैं, वो बहुत केयरफुली चलती हैं। तो उन्होंने फिर हमारे जो उनके पास में जियो मित्र क्लिनिक है, वो वहां पर आए, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब को बताई। और फिर पैनल पे डॉक्टर आशिक हुसैन, जो एक रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उनसे परामर्श लिया और पेशेंट को 100% रिलीफ है। क्योंकि ये बीमारी 5 साल 10 साल या आजीवन रहती है पेशेंट को, इसलिए इस केस को हम चमत्कार बोल सकते हैं। पेशेंट को 100% रिलीफ हुआ है। केस 2 है पीपीडीएस, पोस्ट पेरेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये भी एक क्रिटिकल केस है। तो इस बीमारी में क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल
डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट की सांस की नली जो होती है, उसमें पेशेंट को हर समय ये लगता है कि मेरे सांस की नली में कुछ अटका हुआ है। ठीक है, ये हो सकता कब है? जब पेशेंट ने खाना खाया हो। ठीक है, खाना खाने के बाद, या फिर कि पेशेंट को ऐसी फीलिंग हो रही है उसने कम खाना खाया है लेकिन पेट पूरा तना हुआ है, टाइट हो रखा है। ठीक है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। ये मतलब 30 साल की फीमेल पेशेंट है। ये आई है ब्लोटिंग और हैवीनेस आफ्टर मील। खाना खाने के बाद जो पेट टाइट हो रहा है, हैवीनेस फुल हो रहा है, तो वो उस कंप्लेंट के साथ आई है। और पेशेंट बिहार बक्सर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, ये पोस्ट पेरेंडियल जो डिजीज होती है, ये फंक्शनल, ये डायस्पेप्सिया होता है। ठीक है, अब फंक्शनल डायस्पेप्सिया जो होता है, ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर में जो एंजाइम होते हैं, वो हमारे एंजाइम क्या करते हैं, खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, वो इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, या फिर पेट ठीक से साफ ना हो रहा हो, ठीक है, तो पेशेंट को लगातार एक तो होगा बर्निंग और फुलनेस, टाइट रहेगा पेट, ब्लोटिंग होगा, और एब्डोमेन पेन सीवियर होगा। और पेशेंट को लगातार ये लगेगा कि उसकी सांस की नली में या यहाँ पर गले में कुछ फंसा हुआ है। और पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस जो होता है, बोदर सम फीलिंग बीज एक्सेसिव फुलनेस आफ्टर मिल्क, खाना खाने के बाद पेट टाइट। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट जो है वो फंस जाना, या फिर अपर एब्डोमिनल पेन होना। अब ये देखिए, इस प्रकार से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, बर्निंग होगी, जलन होगा पेट में, और पेट ऐसे पकड़ के आएगा पेशेंट, बहुत सीवियर पेन होगा। और सामने की तरफ भी पेशेंट को लोअर एब्डोमेन पेन होगा या अपर एब्डोमेन। अब पेशेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं। पेशेंट 2 से 6 महीने तक लगातार इस बीमारी के साथ जूझ रहे थे। ठीक है, और उन्होंने लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे इन्होंने परामर्श कराया, लेकिन फिर हमारे नजदीकी जो जियो मित्रा ई क्लिनिक है वहां पर ये गए और इन्होंने परामर्श कराया डॉक्टर मुकेश राठौर, जो गैस्ट्रो डीएम है। और पेशेंट को अब 100% रिलीफ है। एंड थर्ड केस है टीनिया कार्पोरिस ईट कुरेसिस। देखिए, टीनिया कार्पोरिस होता है फंगल इन्फेक्शन, और ईट कुरेसिस का मतलब है पेशेंट को टीनिया कार्पोरिस हुआ और फिर टीनिया कुरेसिस हुआ, दो फंगल इन्फेक्शन इसमें लगातार हुए पेशेंट को। अब टीनिया कार्पोरिस या टीनिया कुरेसिस फंगल इन्फेक्शन जो होता है, इसमें पेशेंट को लगातार ईचिंग होना, रेडनेस होना, या उसी जो मतलब एलर्जी होती है, तो उसी एरिया में उसी पर पपड़ी ओवरलैपिंग हो जाना, मतलब पपड़ी स्किन हार्ड हो जाना। और पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट का इस बीमारी में हाथ ही नहीं रुकता, लगातार क्या होता है वो ईचिंग करता है, उसकी वजह से पेशेंट को रात में नींद ना आना, इंसोमेनिया बोल सकते हैं। और लगातार जो कि इस बीमारी के साथ जूझता रहता है पेशेंट। ये देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं पेशेंट के किस प्रकार से पूरी जो बूटक एरिया है, की हीप एरिया है, वहां पर ये पूरा फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। अब पेशेंट की समरी की बात करते हैं। पेशेंट लगातार 1 साल से इस बीमारी के साथ जूझ रहा था। लोकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे उन्होंने परामर्श लिया, लेकिन इतना कि पेशेंट को आराम नहीं मिला। फिर हमारे नजदीकी जियो मित्रा ई क्लिनिक पर पेशेंट गया और डॉक्टर साहब को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, और उन्होंने फिर डॉक्टर ताराचंद गोदारा जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे परामर्श करवाया, और 100% पेशेंट को रिलीफ है। फोर्थ केस है कैल्सिफाइड न्यूरोसिस्टिसिक्रोसिस। देखिए, ये बहुत बढ़िया केस है और वंडरफुल, इसमें पेशेंट को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। आपने सुना होगा दिमागी कीड़ा, आपने न्यूज भी सुनी होगी, दिमाग में कीड़ा है, डेथ हो गई। ठीक है, तो कैल्सिफाइड न्यूरोसिस्टोसिक्रोसिस को समझते हैं, इसको एनसीसी बोलते हैं। अब पहले पेशेंट की बात करते हैं। पेशेंट जब कंप्लेंट के साथ आया, पेशेंट को हेडेक, हाई प्रेशर इन स्कल। 1 सेकेंड में।
तो हम यहाँ पर थे कैल्सिफाइड न्यूरोसिस्टी सिक्रोसिस, इसको बोलते हैं एनसीसी, या हैवीनेस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जो है प्रेशर आना, ठीक है। तो पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आया, नोजिया, वोमिटिंग, नमनेस, टिंगलिंग, एडिमा, एडिमा मतलब पानी भर गया ब्रेन में, ठीक है, और हैवीनेस, प्रेशर जो है उसके ब्रेन में लगातार बना हुआ है। अब देखिए कैल्सिफाइड, इसको हम कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स जो है सीटी स्कैन है पेशेंट की, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कैल्सिफाइड इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युल, ये ग्रैन्युलोमा, इसको भी दिमागी कीड़ा बोलते हैं, या इसको टैप वॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये ह्यूमंस के अंदर कैसे एंटर करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि क्या होता है कि जो पीग होता है, ठीक है, पिग होता है तो उसका जो स्टूल होता है उसमें इसके अंडे टैपवर्म बोलते हैं, सील टीनिया सोलियम बोलते हैं उसको, कीड़े को, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब पेशेंट या कोई भी अनकुक्ड जो खाना होता है, ठीक है, जो हरी सब्जियां है, या फिर कि पत्तेदार सब्जियां है, या फिर चिकन है, नॉनवेज खाता है, तो वो उसको पका करके नहीं खाए, वॉश करके नहीं खाए, तो उस कारण क्या होता है कि ये टैपवर्म जो होते हैं कीड़े, ये एंटर कर जाते हैं खाने में, और खाने से फिर ये चला जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। अब जब ये इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है तो इंटेस्टाइन में ये ब्लड वेसल्स होती है, तो उसको ये काटने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ये ऑर्गेनोफोर। ऑर्गेनोफोर मतलब कीड़ा जो लार्वा है उसको बोलते हैं। अब क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के पीछे की दीवार होती है उसको काटना शुरू कर देगा, और ये वहां से सीधा एंटर कर जाएगा ब्रेन में। अब ब्रेन में जब एंटर करेगा तो पेशेंट को जो है सीजर भी आएंगे, दौरे भी आएंगे, और हेडेक भी होगा। ये सारे इसके सिम्टम्स है, सीजर, हेडेक, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी प्रॉब्लम होने लग जाएगी पेशेंट को, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जो अभी आपको बताया मैंने कि हाइपर इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन में प्रेशर पड़ रहा है, और पेशेंट को उल्टी भी आ रही है, सीवियर हेडेक हो रहा है। और लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी परामर्श कराया इन्होंने, ठीक है, लेकिन उनसे इतना रिलीफ नहीं मिला। फिर इन्होंने हमारे पैनल पे डॉक्टर सचिन बिंदल हैं, न्यूरो सर्जन, उनसे परामर्श कराया, पेशेंट को 100% रिलीफ है। फिफ्थ केस है एसिलेटेड हाइपरटेंशन एंड नॉन हेमोरॉजिक स्ट्रोक पैरालिसिस। देखिए ये भी बहुत बढ़िया केस है, और इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, 100% रिलीफ है। अब पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर गए हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब वाला एरिया हो, या लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, एक एक साइड का एरिया, या फिर दोनों साइड के एरिया जो है वो मतलब काम करना बंद कर देते हैं, पावर जो है उसमें खत्म हो जाती है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। ये 50 ईयर का ओल्ड फीमेल पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ आया, और जो मतलब आवाज थी इनकी तो वो ठीक से निकल नहीं पा रही थी, वो बात नहीं कर पा रहे थे, और वन साइड ऑफ द बॉडी एंड आर्म एंड लेग, ठीक है, हेमीप्लेजिया हो गया था इनको, कि इनका ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड वाला काम नहीं कर रहा था। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में आया हुआ है एट्रोफी, सेरिब्रल एट्रोफी, क्रॉनिक स्मॉल वेसल्स, इच्छेमिक चेंजेस, मतलब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आए पैरालिसिस वाले। ये पेशेंट की सीटी स्कैन है। अब देखिए पैरालिसिस होता क्या है, पैरालिसिस होता है कि अनेबल टू मूवमेंट ऑफ मसल्स या जॉइंट, मतलब पेशेंट जो है कि पैरालिसिस की कंडीशन में क्या होता है कि एक एरिया या दूसरा जो बॉडी का एरिया है वो पार्ट काम नहीं करता है, तो उसको पैरालिसिस बोल सकते हैं। अब पैरालिसिस जो है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है डिप्लीप्लेजिया, ठीक है, सेम एरिया जो होता है कि या तो हाथ जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर हेमीप्लेजिया होता है वन साइड,
जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड काम नहीं कर रहा है। फिर मोनोप्लेजिया होता है कि जो लिम्ब है, वन लिम्ब जो है वो काम नहीं कर रहा है, या तो हाथ हो सकता है उसमें या फिर पैर हो सकता है। और पैराप्लेजिया होता है कि बोथ लेग एंड बोथ हैंड, दोनों हाथों में पावर खत्म हो गई है, काम नहीं कर पा रहा है, ना ही पेशेंट बोल पा रहा है। टाइप ऑफ पैरालिसिस, लोकलाइज पैरालिसिस बोलते हैं कि ये जो बॉडी का स्मॉल मतलब छोटा सा एरिया होता है, तो उसको मतलब वो इफेक्ट हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का ना मुंह तिरछा होने लगता है, ठीक है इसमें। तो जिसको कि पैल्स बालसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का हैंड और हाथ दोनों काम नहीं करते हैं और मुंह तिरछा होने लगता है, ठीक है। और दूसरा होता है जनरलाइज पैरालाइसिस। ठीक है, ये लार्ज एरिया में इफेक्ट करता है, मतलब पेशेंट का हो सकता है कि लेफ्ट एरिया, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, या फिर राइट लेग, राइट हैंड, दोनों जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये डाइप्लेजिया जो होता है कि ये कि जो बोथ साइड, दोनों बॉडी के पार्ट्स जो हैं, सॉरी, दोनों बॉडी का एरिया जो है वो काम नहीं कर रहा है। उसमें आर्म हो सकता है, लेग हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आया है? देखिए, पेशेंट सिम्टम्स के साथ आया है कि पेशेंट की एक तो बोल नहीं पा रहा है पेशेंट, ठीक है, दोनों हाथ पैरों में जान कम है। और समटाइम्स हो सकता है कि पेशेंट को झटके भी आते हैं, ट्रीमर्स बोलते हैं जिसको ना। ये ये ट्रीमर्स पार्किंसम डिजीज में भी आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सीटी स्कैन में क्या आया, उस आधार पे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। फिर फेशियल ड्रॉपिंग हो जाएगा, आंखें नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगी, तो ये भी इसका मेन सिम्टम्स है। अब ये होता क्यों है? या तो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, कि ब्रेन में जो है ब्लड जम गया है, या फिर ब्रेन इंजरी हुई है, या फिर बर्थ डिफेक्ट लाइक स्पाइना, ये बिफिडा, स्पाइनल बिफिडा बोलते हैं। बर्थ के टाइम बच्चे का जो कि ये स्पाइनल कोड होता है, यहाँ पर एक गांठ गुब्बारा बन जाता है, इसको स्पाइनल बिफिडा बोलते हैं। अगर उसका समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उन बच्चों में भी पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। और ब्रेन इंजरी, ठीक है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो तो उसके कारण भी, स्ट्रोक, ये इसका मोस्ट कॉमन मतलब कॉजेज है। कि मतलब जब स्ट्रोक होगा तो कि ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है हमारे पूरी बॉडी में, तो जब स्ट्रोक हो जाएगा तो हमारे हाथ में सिग्नल नहीं जाएगा, और उसके कारण क्या होगा कि हमारा हाथ मूवमेंट नहीं करेगा और ना ही लेग मूवमेंट करेगा। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, गुलेन बिरेर सिंड्रोम बोलते हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जो आपको बताया है, फेशियल पैरालाइसिस, समटाइम्स मुंह तिरछा होने लगता है पेशेंट का। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेटेड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पैरालिसिस? देखिए, पैरालिसिस का जब पेशेंट आता है, डिफिकल्टी ब्रेथिंग, कफ, निमोनिया, ब्लड क्लॉट्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, या स्पीच बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, स्वेलिंग में उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है, डायस्पेजिया बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इरेक्टाइल डांस फंक्शन, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ज्यादा जिनका बीपी बढ़ा रहता है तो उनमें मोस्ट कॉमन होता है कि जैसे बीपी 180 या फिर 180 से ऊपर जा रहा है बीपी, तो उनको स्ट्रोक होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है और पैरालिसिस होने का। या फिर इन पेशेंट में क्या होता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब इस दौरान पेशेंट का यूरिन लीकेज हो जाता है। या फिर प्रेशर इंजरी हो जाती है, जब पेशेंट पैरालिसिस का एक पोजीशन में लेटा रहता है तो उसके बैक एरिया में बेड सोर्स हो जाते हैं, या फिर सेप्सिस इन्फेक्शन। तो आज के ये क्रोनिक केस और ये जियो चमत्कार जिसमें 100% सफलता मिली है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल। आगे फिर मैं आशा करता हूँ ऐसे ही केस जो है, क्रोनिक केस लाऊंगा दोबारा। Thank you, Nimit sir, ओके। for wonderful presentation.